नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आपके चैप्टर सेकंड फॉर्म ऑफ द बिजनेसेस के बारे में, जो कि रहता है आपका बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर सेकंड। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट का वन शॉट वीडियो अपलोड किया था, जहां पे डिटेल में हम लोगों ने मैनेजमेंट को समझा था, वहां पे ओवरव्यू हम लोगों ने देखा था। आज का वीडियो बेहद खास रहने वाला है। मैं चाहता तो इस वीडियो को भी आप सभी को वन शॉट की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन जब मैंने इस सिलेबस को तैयार किया, इस कंटेंट को देखा, काफी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को रिजेंबल किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चैप्टर के कंटेंट की जो लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है और ज्यादा बड़े लेक्चर से बच्चों को बोरियत महसूस होती है। दैट्स व्हाई मैं इसको आपको मल्टीपल पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। दिस इज आवर पार्ट नंबर फर्स्ट, जहां पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ स्टडी करना है आपको इस हमारे चैप्टर में। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, जब भी आप लोग लर्न करो ना, तो जो वीडियोस की हेल्प से जब आप लोग लर्न करते हो तो चीजों का रिटेंशन रेट काफी कम होता है, लो रिटेंशन रेट, या फिर मैं एक शब्द यूज करता हूं, वेरी लो रिटेंशन रेट रहता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको ब्रेक एंड लर्न फिलॉसफी को अपनाना है। ब्रेक एंड लर्न फिलॉसफी को अगर आप अपनाते हैं तो आप लोग इजीली बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे फॉर्मेट में तोड़ पाएंगे और ब्रेक करके उनको लर्न कर पाएंगे। ऐसा जैसे कि अभी हम शुरू करने वाले हैं आपका फॉर्म ऑफ द बिजनेस लेसन नंबर 2 हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने इंडेक्स है कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, कल का जो लेक्चर आएगा उसमें क्या टॉपिक कवर करेंगे, ये तमाम बातें हम लोग यहाँ पे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ओनरशिप फॉर्म की बात करेंगे कि अलग अलग कितने कितने टाइप के बिजनेसेस या फॉर्म ऑफ बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जिसको जानते हो। दूसरे नंबर पे आपका पार्टनरशिप आता है, आप सभी ने 12th में पढ़ा होगा पार्टनरशिप के बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आएगा, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी आएगा। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैं आपको यहाँ पे टीच करने वाला हूं। फिर हम पढ़ेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे आगे अनलिमिटेड कंपनी को हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके है, इसको हम लोग इत्मीनान से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कॉर्पोरेटिव या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के नाम से जिसको जानते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे 1% कंपनी को पढ़ने वाले हैं, एनपीओ यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज से करीब 2 साल पहले आपके 12th में ये होता था, लेकिन अभी के सिलेबस में आपकी जो अकाउंटेंसी है वहां पे इसको नहीं पढ़ाया जाता, पहले होता था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करके। तो आज का वीडियो जो रहेगा वो इसी टॉपिक पे कवर रहेगा, यहां से सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके और मैं आपको एनपीओ तक पढ़ाऊंगा, यानी कि जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, एनपीओ तक हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अगला वीडियो रहेगा ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस फॉर्मेट के ऊपर। आगे फिर है आपका क्लिक बिजनेस फॉर्मेट और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ब्रिक एंड क्लिक फॉर्मेट बिजनेस है। और आगे लास्ट है आपका ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स भी आपका एक अच्छा टॉपिक रहता है एग्जामिनेशन के लिहाज से। आगे देखोगे फ्रेंचाइजिंग के ऊपर हम बात करेंगे एंड आउटसोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे। ये आपका पूरा कंटेंट रहने वाला है इस चैप्टर का। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, जैसा कि मैंने रिसर्च किया है, कि करीब करीब कुछ टॉपिक 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर एंटायर सिलेबस आपका यही है। किसी और नाम से इस चैप्टर को दे दिया गया होगा, लेकिन बस आपका सेम रहता है। तो देखिए, अब शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इन सभी चीजों को जो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझे कि अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, एवरी बिजनेस स्ट्रक्चर पोजेस डिफरेंट बेनिफिट एंड लिमिटेशन। जितने भी बिजनेस के फॉर्मेट हैं आपके पास, जितने भी स्ट्रक्चर है, जितने भी बिजनेस के स्ट्रक्चर आपके पास है और फॉर्मेट है, यानी कि अलग अलग तरीके के जो बिजनेस आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी में आप लोग देखोगे अलग अलग बेनिफिट्स है और अलग अलग उनकी लिमिटेशंस है। तो जो आपका ओनर है, जो इंडिविजुअल है या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, उन सभी की नीड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ता है और अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस, अपने वेंचर को स्टार्ट करना पड़ता है। अब हर एक आदमी की, हर एक इंडिविजुअल की, हर एक पर्सन की अपनी नीड्स अलग होती है, अपनी रिक्वायरमेंट अलग होती है और उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे
वो बिजनेस प्लान को चूज करता है, बिजनेस मॉड्यूल को चूज करता है। अब कुछ बुनियादी सवाल है, जिन बुनियादी सवालों पे माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, तो उन्हीं बुनियादी सवालों के ऊपर आपका जो फॉर्म ऑफ बिजनेस डिसाइड रहेगा कि मेरे को किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को करना है। जैसे कुछ सवाल है जो आप लोग पूछ सकते हो, जो सवालों के जवाब आप लोग खोज सकते हो। पहला सवाल है विजन फॉर स्टार्ट द बिजनेस। आप जिस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, आप जिस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हो, उस बिजनेस का विजन क्या रहने वाला है, आप किससे इंस्पायर हो, आपका जो आपका एंडलेस गोल क्या रहने वाला है इस वेंचर को शुरू करने के लिए, यानी कि आपका विजन क्या रहेगा किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, पहला कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। आगे देखिए काइंड ऑफ फंडिंग रिक्वायर्ड, कि आप इस बिजनेस को जब आप शुरू करते हो और अपकमिंग फ्यूचर में जब आप इसकी स्केलेबिलिटी की बात करते हो, इसके स्केलिंग की बात करते हो, तो उस टाइम पे आपको किस तरीके की फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ये सवाल भी आपको खोजना है, इस सवाल का उत्तर भी आपको खोजना है। अच्छा, आपके पास बिजनेस डेवलपमेंट प्लान क्या रहने वाला है, ये आपके एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे हम देखेंगे जो आपका प्रिसीव्ड बॉटम लाइन क्या रहेगी, आगे टैक्सेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड सोर्स ऑफ फंडिंग क्या रहने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपकमिंग फ्यूचर की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। अपकमिंग फ्यूचर में या फिर आप जब भी वेंचर शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपके पास जो आप फंडिंग की बात करते हो ना, आप जो फंडिंग लेते हो, जो पैसा लेते हो, कैपिटल लेते हो, उस फंडिंग का एग्जैक्टली सोर्स क्या रहने वाला है, ये एक मेन मुद्दा है। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब खोजने चलेंगे तो आप पाएंगे कोई ना कोई इन 11 मॉडल में से आपको एक सूटेबल मॉडल है। चाहे आप वो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो, पार्टनरशिप की बात करो, एलपीपी या एलसीसी एलएलसी की बात करो, एलएलपी और एलएलसी की बात करो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर सकते हो, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, वन पर्सन कंपनी और एनपीओ जिसको आप लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो। किसी एक पर आपकी गाड़ी आके रुकेगी। तो आई होप की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इतने सारे मॉड्यूल हैं, सबके लिए अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट होती है, अपनी लिमिटेशंस और बेनिफिट होते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग इन चीजों को सेलेक्ट करते हैं। चलिए बहरहाल आगे बात करते हैं। सबसे पहले मॉडल को समझते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है, उसका अपना मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए सबसे पहली लाइन तो आप लोगों को समझना है, सोल प्रोप्राइटरशिप को पहले नंबर पे हमने रखा है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए यूनिक कॉर्पोरेटेड बिजनेस दैट वन पर्सन ओन एंड द मैनेज। एक ऐसा बिजनेस है, एक यूनिक कॉर्पोरेटेड बिजनेस ये रहने वाला है जिसके अंदर एक ही पर्सन इस बिजनेस को स्टेबलाइज करता है, रन करता है, मैनेज करता है, ओन करता है। यानी कि यहाँ पे टीम और स्टाफ को रखने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन इसका मालिक होता है, मैनेजर होता है, एम्प्लॉय होता है, व्हाटएवर यू कैन से। तो ये पहली चीज आपकी रहने वाली है कि आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपका यूनिक कॉर्पोरेटेड बिजनेस मॉडल होता है, जहां पे आपका केवल एक व्यक्ति, वन पर्सन क्या होता है, इसका ओन करता है इसको और मैनेज भी करता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कितनी बात समझ में आई होगी। सेकंड पॉइंट आपको देखना है, एज द बिजनेस एंड द ओनर आर नॉट लीगली सेपरेट, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस स्ट्रक्चर। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म्स के अंदर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मानी जाती है। क्योंकि और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हो तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है, जो आपका बिजनेस है या बिजनेस मॉड्यूल है और जो आपका ओनर है, इसका क्लियर है, ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट का मतलब अलग नहीं होंगे। लीगली अगर आप लोग देखोगे तो कोर्ट क्या मानता है, कानून क्या मानता है कि जो बिजनेस है वही ओनर है और जो ओनर है वही बिजनेस है। मतलब ओनर एंड बिजनेस आर नॉट द सेपरेट लीगल एंटिटी। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर आप कहीं पे बात करते हो ना, तो वो कौन सा होता है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। दो बातें हमने देखी, सोल प्रोप्राइटरशिप एक यूनिक कॉर्पोरेटेड बिजनेस मॉड्यूल है जिसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है जो अपने बिजनेस को चलाता है, रन करता है, मालिक होता है और मैनेज करता है। आगे हमने देखा ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लॉ की दृष्टि से, यानी कि कानूनी तरीके से जो बिजनेस है और मालिक है वो दोनों अलग नहीं होते हैं, वो दोनों एक ही माने जाते हैं। ऐसा कौन कहता है, ऐसा हमें लॉ कहता है। चलिए आगे अगर बात ध्यान से देखोगे तो इसी बिजनेस मॉड्यूल को आप लोग इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से भी जानते हो। सोल प्रोप्राइटरशिप कह दीजिए, प्रोप्राइटरशिप कह दीजिए या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप कह दिए। इसके अलावा आप इसको ट्रेड, सोल ट्रेड के नाम से भी जानते हो, सोल ट्रेडर सॉरी। एंड आगे आप लोग देखोगे केवल प्रोप्राइटरशिप के
नाम से भी जानते हो। ये सारे नाम हैं जिन नामों से इन मॉड्यूल को अलग-अलग जगहों पे पुकारा जाता है कि आप उसको इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं, आप उसको सोल ट्रेडर कह सकते हैं, आप उसको प्रोप्राइटरशिप कह सकते हैं, आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कह सकते हैं। मतलब एक ही रहेगा, आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है उस बिजनेस मॉड्यूल को रन करने वाला, उसका ओनर, उसका मैनेजर एक ही व्यक्ति रहता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप आपका रहता है, ये जो आपका फॉर्म ऑफ द बिजनेस है, इसको स्टेबलाइज्ड करने के लिए आपको कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि जैसे मेरा एक धंधा है, मैंने स्टेबलाइज कर दिया, आई एम द ओनर, आई एम लायबल फॉर एवरीथिंग, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, मींस आई हैव नो नीड टू स्टार्ट लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, मेरे को इसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? हालांकि ये लीगल एंटिटी जो है, लेकिन यहाँ पे मेरे को कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये आपको थोड़ा समझना है। अच्छा, जैसे अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल हम आगे पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो वहां पे हमें अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए फर्म के नाम से एक पैन कार्ड की जरूरत होती है, एक पैन नंबर की जरूरत होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैंने बताया, यहाँ पे आपको किसी सेपरेट पैन कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लीगली रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, एक सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा धंधा है जिसको आप लोग इजीली अनदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें तब्दील कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझ में आ गई होंगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या रहने वाला है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बेनिफिट क्या रहने वाले हैं। क्लियर? तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये पहले तरीके का धंधा हिंदुस्तान में होता है जो एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे तो इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आपके एग्जामिनेशन में माय डियर फ्रेंड्स आपके पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रहने वाला। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, तो पहला जो पॉइंट आता है एडवांटेजेस के अंदर, वो सिंप्लिसिटी आता है कि ये जो बिजनेस है ना, ये बेहद आसान है, सिंपल है, सरल है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, ना कोई टीम रखने की जरूरत है, ना इंप्लॉइज रखने की जरूरत है, ना किसी टैक्स की जरूरत है, मतलब इतना हेडेक नहीं है। इट्स ए क्वाइट वेरी सिंपल एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म ऑफ द बिजनेसेस। इस बात को आपको ध्यान में रखना। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। पहला एडवांटेजेस क्या है? पहला एडवांटेजेस है कि आपका जो ये वाला धंधा है, ये धंधा बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? आपको काफी रिलीफ दिया गया है। मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे रिलीफ किस चीज के लिए दिया गया है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आप लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हो, तो डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, सेपरेट पेन की आपको जरूरत नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है ना? तो दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे लिस्ट एक्सपेंसिव है, ना आपको सैलरी देना है, ना स्टाफ रखना है, ना अदर कोई फॉर्म, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत घट जाते हैं, क्योंकि अकेला मालिक होता है, अकेला मैनेजर होता है, अकेला एम्प्लॉय होता है, सब कुछ एक व्यक्ति होता है। आगे देखिए, आगे है कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ये एक बेहद खास बात रहने वाली है कि जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, उस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर माय डियर फ्रेंड्स पूरे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल मालिक का रहता है। जैसे अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे मालिक का कंट्रोल है ना, पूरे बिजनेस में नहीं रह पाता, एक स्पेसिफिक अप्रोच तक सीमित हो जाता है, लिमिट हो जाता है। लेकिन इस बिजनेस में बंदा ही एक है, काम करने वाला बंदा भी एक है, संभालने वाला बंदा भी एक है, सब कुछ एक ही व्यक्ति करेगा। जब एक ही व्यक्ति सब कुछ करेगा ना, तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो आपका ओनर का है बिजनेस के ऊपर बना रहता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, टैक्सेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अकेले मालिक हो, बिजनेस भी आपका सिंपल मॉड्यूल में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे इजी टैक्सेशन आपका रहने वाला है। तो अगर आपसे एडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की पूछी जाए, तो आप लोग कह सकते हो यहाँ पे सबसे पहला है सिंप्लिसिटी है, नो लीगल रिक्वायरमेंट, नो पेपर वर्क, आप लोग कह सकते हो एग्जम्पशन जिसको बोलते हो, लिस्ट एक्सपेंसिव मॉड्यूल है ये। अच्छा, कंट्रोल ओवर द बिजनेस रहता है, आगे हमने बात की इजी टैक्सेशन रहती है। लेकिन कुछ खामियां भी इस मॉड्यूल में है, कुछ लिमिटेशंस भी इस मॉड्यूल में है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी इस मॉड्यूल में है। जैसे पहली डिसएडवांटेजेस है लीगल लायबिलिटी। लीगल लायबिलिटी का मतलब क्या है? कानूनी तौर पे लॉ आपको ये मानता है कि बिजनेस और ओनर एक ही है, दोनों सेपरेट नहीं है। तो जो भी लायबिलिटी रहेगी
रहेगी वो ओनर के नाम पे रहेगी। जो भी बिजनेस में होगा उसके लिए केवल और केवल जो ओनर है वो लायबल होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। आगे देखिए, फाइनेंशियल रिस्क रहता है, जो भी फाइनेंशियल रिस्क है वो ओनर के ऊपर रहेगा। प्लस में यहाँ पे अकेला जो बंदा है जो पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे लिमिटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहने वाली है और इन्वेस्टमेंट रिस्क भी रहता है। एंड डिफिकल्टी इन द फंडिंग, फंडिंग मिलने में यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत परेशानी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपने बहुत कम देखा होगा या देखा ही नहीं होगा कि फंडिंग का केस आता है। तो अगर आप स्केल करना चाहते हो इस बिजनेस को तो यहाँ पे फंडिंग की डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो पहला मॉड्यूल था जो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोगों ने किस नाम से जाना माय डियर फ्रेंड्स, जिसको हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जाना, या सोल ट्रेडर के नाम से हमने जाना, या सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के नाम से हमने जाना। तो पहला मॉड्यूल था, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर हमने जिक्र किया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हमने जिक्र किया और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर हमने जिक्र किया। उम्मीद करता हूं पहले तरीके का बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वापस आ जाइए ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सके और हम सेकंड तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस को समझने वाले हैं जो आप लोगों ने कक्षा 12वीं में बहुत डिटेल में समझा था, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ द बिजनेस होता है जहां पे 2 और मोर देन 2 पीपल इकट्ठा होते हैं और एग्री करते हैं अपने रिसोर्सेज को एक तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए, अपने स्किल्स को इन्वेस्ट करने के लिए, और वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम जितने भी लॉस प्रॉफिट होंगे इस बिजनेस के अंदर हम उन सब के लिए लायबल होंगे, हम इक्वली या फिर जो भी रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस कंसिस्ट ऑफ द 2 और मोर देन 2 पीपल, एक ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, विच कंबाइन देयर रिसोर्सेज। मैंने पहले भी बताया था जो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं। वो रिसोर्सेज पैसे से रिलेटेड हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज एसेट्स हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज उनकी स्किल हो सकती है, लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति कंबाइन होते हैं, अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं एंड वो क्या बनाते हैं, फॉर्म करते हैं एक बिजनेस को। अगर वो एक बिजनेस को बनाते हैं तो इसको बोलते हो आप लोग पार्टनरशिप। क्लियर है? और यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है कि वो शेयर करेंगे रिस्क को, प्रॉफिट को और लॉसेस को। ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या बताया मैंने, रिस्क हो गया, प्रॉफिट हो गया और लॉसेस हो गया, तीनों को क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे। अब ये यहाँ पे इनके ऊपर है किस रेशियो में करेंगे, किस रेशियो में नहीं करेंगे, ये इनका पर्सनल मुद्दा है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और उन सभी का इस्तेमाल एक बिजनेस की फॉर्म को एग्जिस्ट करने में, बनाने में करते हैं। वो इस चीज पे एग्री करते हैं कि जो भी धंधे में रिस्क, प्रॉफिट और लॉसेस रहेंगे उन सबको हम लोग शेयर करेंगे। तो इस तरीके का जो बिजनेस होता है ना, वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा था, लिमिटेड फंडिंग होगी थी, पैसे की लिमिटेशन और स्किल की लिमिटेशन, रिसोर्सेज की लिमिटेशन। अगर वो बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहता है तो पार्टनर्स के साथ कंबाइन हो सकता है, पार्टनर्स के साथ एग्रीमेंट कर सकता है और अपने सोल प्रोप्राइटरशिप से और कहां पे जा सकता है, वो बेसिकली पार्टनरशिप की तरफ जा सकता है, जहां पे पैसे उसको ज्यादा मिलेंगे, कैपिटल ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना, पैसा ज्यादा होगा, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, टैलेंट ज्यादा होगा, स्किल ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को अपस्केल कर पाएंगे, उसमें आपको सहूलियत होगी, इजी आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए बहरहाल सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखना, पार्टनरशिप आर द पॉपुलर अमंगस्ट ऑफ प्रोफेशनल फर्म्स। जितनी भी फर्म होती है ना उन सब में पार्टनरशिप आपका सबसे पॉपुलर माना जाता है। वन ऑफ द पॉपुलर फर्म अगर मैं कहूं तो पार्टनरशिप रहता है। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट जो आपका इंडिया में एग्जिस्ट करता है 1932 में आया था, ये उसके अंडर काम करती है पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी चीजें रहेंगी वो आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर आपने एक्ट नहीं पढ़ा है तो बिजनेस लॉ वाली क्लास में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, शायद मैंने वहां पे कराया हुआ है। जितने भी एक्ट हैं, वो सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो, चाहे से वो आपका एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, वो सारे आपके वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर नहीं बनाया तो मैं अपकमिंग फ्यूचर में डेफिनेटली वहां पे वीडियो डालने वाला हूं। तो पार्टनरशिप जो आपका वो किसके अंडर गवर्न होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर की हमें जरूरत होती है। 11th या 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा 40 to 50 पार्टनर्स होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो किताब है काफी पॉपुलर किताब है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, टैक्समैन की किताब है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की ये किताब रहने वाली है, जिसको लिखा है प्रोफेसर सीए आभा माथुर ने, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली के अंदर। काफी पॉपुलर किताब है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो लिमिटेशन दी गई है ना,
वो 20 पार्टनर्स की दी गई है कि पार्टनरशिप फर्म में 20 पार्टनर्स रहेंगे, मिनिमम 2 पार्टनर रहेंगे। लेकिन जब हम 11 12 को पढ़ाते हैं तो वहां पे 40 या 50 की लिमिटेशंस होती है। ये थोड़ा आपको क्रॉस चेक करना है, आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है, आपको उस हिसाब से इसको लिख के आना। चलिए आगे बात करते हैं। लीगल वैलिडिटी अगर आप लोग चाहते हैं, आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को लीगली वैलिड कराना चाहते हैं, तो आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी। इट्स नॉट द कंपलसरी। अच्छा, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? एक रिटन और ओरल एग्रीमेंट होता है। आप बात बैठ के भी डिसाइड कर सकते हो या आप लिख के भी डिसाइड कर सकते हो। एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पे ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस इज मेंशन्ड, जहां पे आप लोग सारी बातें लिखते हैं, किस तरीके से हमारा बिजनेस चलेगा, किसका कितना हिस्सा रहेगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कितना रिस्क शेयर करेगा, कितना लॉस शेयर करेगा, कैसे कैसे किसका क्या रोल रहने वाला है। ये तमाम बातें जहां पे लिखी जाती है ना, उसको बोलते हो आप लोग पार्टनरशिप डीड। लेकिन अगर आप लोग कल को चाहते हो कि पार्टनरशिप डीड अगर आपकी काम में आई, मतलब अगर आपको कल के बिजनेस में कोई लोचा होता है और कोर्ट में जाके आप लोग खड़े होते हैं, तो कोर्ट मानेगा आपकी पार्टनरशिप डीड को जो आप लोगों ने बनाई है, रिटन एग्रीमेंट को। ओरल एग्रीमेंट को नहीं मानेगा। मैंने बताया ना, दोनों तरीके से हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है। तो लीगल वैलिडिटी के लिए आप सभी के लिए बेहतर यही रहता है कि जब भी आप लोग पार्टनरशिप में जाए तो आप अपनी पार्टनरशिप बना ले, पार्टनरशिप डीड बना ले। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आगे है द वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर परमिटेड टू अट्रैक्ट ए कंपनसेशन एंड आल्सो परमिटेड टू बाय रिसोर्सेज ऑफ देयर नेम। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको फर्म के नाम से एक अलग से पैन कार्ड बनवाने की जरूरत होती है, पैन नंबर की जरूरत होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। डिफरेंट पैन इज क्रिएटेड फॉर द फर्म। फर्म के लिए हमें अलग से पैन कार्ड बनाने की जरूरत रहेगी जिसके नाम पे सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। क्लियर? तो ये आपका पार्टनरशिप रहने वाला है। सेकंड फॉर्म ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशन थी, उन सभी लिमिटेशंस को दूर करता हुआ ये मॉड्यूल है, ये फॉर्म ऑफ द बिजनेस है। बहरहाल अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे पार्टनरशिप से रिलेटेड। पहला क्या है? फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। मैंने अभी अभी बताया, ठीक है ना। अभी अभी क्या बताया? जब भी आप लोग बात करते हो पार्टनरशिप की, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, जब भी आप लोग पार्टनरशिप की बात करते हो तो पार्टनरशिप के अंदर आपको क्या बनाना जरूरी है? अकॉर्डिंग टू मी आपको डीड बनाना जरूरी है। अभी अभी मैंने आपको क्लियर किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे लिख के भी बताया था, ये आपका रिटर्न या फिर कैसा है, आपका एक ओरल एग्रीमेंट होता है। ध्यान से समझना मेरी बात। क्या बोला मैंने? एक ऐसा रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। क्या आप लोग लिख रहे हो? ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस आर मेंशन। ठीक है ना, ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। ध्यान से समझ लो मेरी बात। हमने क्या कहा? ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बिजनेस आर मेंशन्ड, ऑफ बिजनेस आर मेंशन्ड। ठीक है ना। तो आप लोग क्या कहते हो? बिजनेस आर मेंशन्ड। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हो? आप लोग सारी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करते हो? मेंशन करते हो। ठीक है ना। तो ये आपकी पार्टनरशिप डीड के ऊपर ही आपका धंधा बना रहता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन की मेरे को लगता है जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? अच्छा, कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना, आपका कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस। आप कराना चाहे तो करा सकते हैं, ना कराना चाहे तो नहीं करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी पार्टनरशिप डीड की बात आती है तो रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट रहता है। अच्छा, कल को कोई लोचा होता है तो जब आप कोर्ट में खड़े होंगे ना, तो आपका रिटर्न एग्रीमेंट वैलिड होगा। क्लियर है? अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट वैलिड होगा तो डीड बना लीजिएगा। अच्छा, कुछ केस में ये पार्टनरशिप डीड होती ही नहीं है। होती नहीं है का मतलब क्या होता है? आपका मिसिंग होती है। क्लियर है? या फिर ये पार्टनरशिप डीड जो है ये आपकी साइलेंट होती है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब कुछ पॉइंट्स है जो आप भूल गए हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो भी लोचा होगा आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे और कोर्ट आपकी इस पार्टनरशिप डीड में जो आपका साइलेंट है या मिसिंग पॉइंट्स है उनको नहीं मानेगा, वो मानेगा आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। क्लियर है? जो भी वहां पे मेंशन किया गया है, जो जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, उस हिसाब से काम होगा। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों साइलेंट और मिसिंग होता है, उस केस में क्या रहने वाला है। तो ये फीचर्स है। पहले आपके पास क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप होनी चाहिए। ठीक है ना। और पार्टनरशिप के लिए जैसा कि आप सभी को पता है, आपके पास मिनिमम 2 मेंबर, और अभी इस किताब के अकॉर्डिंग 20, और अगर आप 11 12 में जाते हो तो 40 to 50 का डिस्कशन होता है कि मैक्सिमम इतने पार्टनर्स आपके यहाँ पे हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट रहता है। अच्छा, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट आप लोग थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। ये सारी बातें कि आपका, अगर मैं
यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं शेयरिंग ऑफ, आप लोग किसकी बात कर लीजिए, प्रॉफिट की बात कर लीजिए, लॉस की बात कर लीजिए और रिस्क की बात कर लीजिए। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कहां पे डिस्कस होते हैं, ये आपके पार्टनरशिप डीड के अंदर बने होते हैं। हम पहले डिसाइड करते हैं कि कितना कितना हम लोग शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करें तो बिजनेस का मोटिव होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके बिजनेस का लॉफुल मोटिव होना चाहिए, मतलब कोई इलीगल मोटिव आपके बिजनेस का नहीं होना चाहिए। एक म्यूचुअल बिजनेस रहता है, सभी की कंसर्न से चलता है, जहां पे पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है, यानी कि हर एक के बिहाफ पे दूसरा रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरे के बिहाफ पे पहला रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। जो भी आपके बिजनेस के ऊपर कर्ज है, जो भी डेट है, उस डेट को आपको अपने पर्सनल एसेट को बेचना पड़ सकता है, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो आपके जो यहाँ पे पार्टनर्स रहेंगे, उन सभी पार्टनर्स की कैसी लायबिलिटी रहेगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ये कुछ फीचर्स है, ये कुछ फीचर्स है आपके पार्टनरशिप फर्म के। अब कुछ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बात करते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। जर्नल पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है। अच्छा, आगे है फाइनेंशियल रिस्क और आपका है डिफिकल्ट। अच्छा, यहाँ से है ना जो आपका पार्टनरशिप एट विल, यहाँ तक टाइप है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ तक आपके टाइप, यहाँ से आगे आप लोग इसके डिसएडवांटेजेस देखना शुरू कर देते हो। यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होता है, डिफिकल्टी इन फंडिंग होती है, क्लियर। तो कुछ पॉइंट थे जिनको आपको देखना है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं। देखिए, इजी फॉर्मेशन रहती है, ज्यादा कुछ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जितने भी पार्टनर्स हैं सभी अपनी एक पार्टनरशिप डीड बना लीजिए, ओरली या रिटन, और आप अपने बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। अपने फर्म के नाम से एक पैन कार्ड बनवा लीजिए, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और आप अपना धंधा शुरू कर पाएंगे। लार्ज रिसोर्सेज रहेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके धंधे में इन्वॉल्व है, जिनकी स्किल्स अलग है, जिनके पास कैपिटल अलग है, जिनके पास नॉलेज अलग है, यानी कि अलग अलग रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे चांस क्या हो गए कि आपके पास लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सिंपलिसिटी है, यहाँ पे भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट केस आपको देखने को नहीं मिलता है एज कंपेयर टू द अदर मॉडल। ये बिजनेस मॉडल भी आपका बेहद आसान, सिंपल और सरल रहता है। आगे कंट्रोल ओवर द बिजनेस रहता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स का कंट्रोल रहेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे बिजनेस के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा, पार्टनर्स का कंट्रोल रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। शेयरिंग रिस्क है, शेयरिंग रिस्क का मतलब ये आप थोड़ा समझ सकते हैं कि यहाँ पे शेयरिंग रिस्क है, किस रेशियो में, किस अनुपात में कौन सा रिस्क शेयर करना है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट स्किल होता है, ये बात मैं बता चुका हूँ। रिसोर्सेज के अंदर ही यहाँ पे अलग अलग स्किल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से आपको अपने बिजनेस को स्केल करने में काफी हेल्प मिलती है। सिंपल टैक्सेशन यहाँ पे भी रहने वाला है। ये तमाम बातें हैं जो आज के पॉजिटिव पॉइंट्स है, एडवांटेजेस है, जो आपके एग्जामिनेशन में आप लोग लिख के आ सकते हैं कि इजी फॉर्मेशन होता है, लार्ज रिसोर्सेज होते हैं, सिंप्लिसिटी होती है, कंट्रोल ओवर द बिजनेस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शेयरिंग रिस्क होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट स्किल्स होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एंड सिंपल टैक्सेशन होता है। हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है ना, पार्टनरशिप बिजनेस की। अच्छा, यहाँ पे जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो दो ही होते हैं। एक तो लीगल लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और फाइनेंशियल रिस्क, दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। मैंने बताया ना, जहां पे भी आपकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। थोड़ा आप समझ लीजिएगा कैसी होती है, अनलिमिटेड, ठीक है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आप अपने पर्सनल, यानी कि पर्सनल रिसोर्सेज बोल दीजिए, या फिर जो भी आपके एसेट्स है सबको आपको बेचना पड़ सकता है, लेकिन आपकी जो लायबिलिटी है, आपकी क्या है, जो आपकी लायबिलिटी है उसको पे करना ही पड़ेगा। आपके पास जो डेट है उसको आपको पे करना ही पड़ेगा, वट एवर द सिचुएशन, क्योंकि आप लोग लायबल हैं। आप लोग किस धंधे में है, आप लोग बेसिकली पार्टनरशिप वाले धंधे में है, जहां पे आपकी लायबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। दूसरा मॉड्यूल था, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब होता है, क्लियर। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म।